स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के हम माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 को देखेंगे, जो कि कार्यपालिका से संबंधित है। हमने इस चैप्टर के पिछले 2 वीडियो के माध्यम से कार्यपालिका की परिभाषा एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित जानकारी को देखा, और इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीलंका के जो संसदीय अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की जो प्रणाली है उसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम इसे कुछ तुलना भी करेंगे भारतीय कार्यपालिका प्रणाली से, और भारत में जो राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग लगाए जाते हैं और श्रीलंका में जो महाभियोग लगाया जाता है, इस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि हम विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका की कार्यपालिका प्रणाली की अगर हम बात करें तो वर्ष 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन किया गया और वहाँ संसदीय प्रणाली को बदल करके अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि सेमी प्रेसिडेंटल एजुकेटिव सिस्टम को लागू किया गया। यह प्रणाली संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के तथ्यों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। यानी कि भारत कार्यपालिका के प्रकार को हमने देखा था कि ये 3 प्रकार का है। एक है संसदीय, दूसरा जो है अध्यक्षात्मक है, और थर्ड जो है अर्ध अध्यक्षात्मक है। तो जो कि श्रीलंका में जो है अर्ध अध्यक्षात्मक टाइप का कार्यपालिका है। तो दरअसल अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है ये संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का एक प्रकार से मिश्रण होता है। तो दोस्तों, इस प्रणाली की अगर हम मुख्य विशेषता को देखें तो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका में देश का राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुना जाता है। जैसे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है, परंतु भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से नहीं होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाता है। और श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण राष्ट्रपति को वहाँ पे अत्यधिक जन समर्थन और शक्ति भी प्राप्त होती है, जैसे कि भारत में पीएम को प्राप्त होती है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुसार यानी श्रीलंका के संविधान के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, और इनकी त्रिकोणीय शक्ति होती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास असीमित और व्यापक शक्तियां केंद्रित होती है। वह एक साथ 3 प्रमुख पदों को संभालता है। जो पहला है कि वो राज्य यानी कि देश का निर्वाचित प्रमुख होता है, वो देश की सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, और वो सरकार यानी कि शासन का भी वास्तविक प्रधान माने जाते हैं। इसके बाद में राजनीतिक सहअस्तित्व की स्थिति को अगर हम देखें तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में यह पूरी तरह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही राजनीतिक दल से हो, या फिर दोनों अलग अलग विरोधी दल के हो सकते हैं। जैसे कि भारत में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के होंगे, दोनों अलग अलग दल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे खैर बात हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दलों के होते हैं तो शासन में गहरे राजनीतिक टकराव और अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। दोस्तों, श्रीलंका और भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की स्थिति में अगर हम अंतर को देखें तो दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली और श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को लेकर के स्पष्ट अंतर है, अब जिसे कि हम नीचे की तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, जो तुलना के लिए जो पॉइंट है अपने पास में, जो कार्यपालिका का स्वरूप के ऊपर में करेंगे, दूसरा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को लेकर के, थर्ड है प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति को लेकर के, और फोर्थ है मंत्रियों और पीएम को हटाने के अधिकार को लेकर के। इन आधार पे हम भारत और श्रीलंका के जो कार्यपालिका की जो प्रणाली है यानी कि भारतीय संसदीय प्रणाली पे और जो श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो दोस्तों, कार्यपालिका के स्वरूप की अगर हम बात की जाए तो भारत में जो है शुद्ध संसदीय व्यवस्था है। यहाँ वास्तविक शक्तियाँ संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी कि जो भारत में जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति जवाबदेह होगा, और जब तक मंत्रिपरिषद के पास में संसद में बहुमत होगा तभी तक मंत्रिपरिषद के रूप में रहेगी, नहीं तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। वहीं पे श्रीलंका में यानी कि जहाँ पे मिश्रित प्रकार की कार्यपालिका है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, यहाँ शक्तियाँ मुख्य रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति में केंद्रित
होती है। इसके बाद में हम राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति देश का केवल नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत में। वो अनिवार्य रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो भारत में काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो राष्ट्रपति देश का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख होता है। वो किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि भारत में पीएम का पोस्ट जिस प्रकार से पावरफुल है वैसे ही वहाँ पे राष्ट्रपति का पोस्ट जो है पावरफुल हो जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु श्रीलंका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो थर्ड है प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री भारत में जो है शासन का वास्तविक केंद्र बिंदु होता है। संसद में बहुमत होने तक वो देश का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी माना जाता है। वही श्रीलंका की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की स्थिति राष्ट्रपति के अधीनस्थ कमजोर होता है, यानी कि जो श्रीलंका का पीएम होगा वो राष्ट्रपति से कमजोर माने जाते हैं शक्ति के रूप में। वह मुख्य रूप से संसद में राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में फोर्थ अगर हम देखें तो मंत्रियों और पीएम को हटाने के अधिकार को लेकर के हम बात करते हैं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की लिखित सलाह के किसी भी मंत्री को पद से नहीं हटा सकते हैं। लोकसभा में बहुमत होने तक पीएम को नहीं हटाया जा सकता है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो राष्ट्रपति के पास यह असीमित शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बर्खास्त कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भारतीय संसदीय कार्यपालिका प्रणाली को समझा और यहाँ पे हमने श्रीलंका की जो अर्धदक्षात्मक कार्यपालिका की जो प्रणाली है इसको समझा और दोनों की हमने तुलना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों हम राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करते हैं श्रीलंका और भारत के मध्य। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के जो महाभियोग की अगर हम बात करें इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की बात की जाए तो श्रीलंका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका को अनिवार्य बनाया गया है। यानी कि प्रस्ताव की शुरुआत की अगर बात की जाए तो यदि संसद के कुल सदस्यों के कम से कम आधे 1/2 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप का प्रस्ताव लाते हैं और संसद का अध्यक्ष स्पीकर इसे स्वीकार करता है तो प्रक्रिया शुरू की जा सकती है महाभियोग की। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय को संप्रेषण की अगर बात की जाए तो संसद का अध्यक्ष इस महाभियोग प्रस्ताव और आरोप की कानूनी व तथ्यपरक जांच के लिए इसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। अब न्यायपालिका की अगर भूमिका की बात की जाए तो श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय आरोपी की विस्तृत न्यायिक जांच करता है। यदि न्यायालय आरोप को सही और वैध पाता है तभी वह अपनी रिपोर्ट संसद को वापस सौंपता है। इसके बाद में निष्कासन करने की अगर बात की जाए तो न्यायालय की रिपोर्ट आने के बाद यदि संसद अपने सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पुनः प्रस्ताव पास करती है तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों अब हम भारत में राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग की चर्चा करते हैं। श्रीलंका के विपरीत भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से विधायी है, यानी कि संसदीय है। यहाँ पे कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसके बाद में अगर हम संवैधानिक प्रावधान को अगर हम देखें जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है, भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 में वर्णित है। दूसरी है ये पूरी तरीके से विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से है इसे समझते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकता है। एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन स्वयं इन आरोपी की जांच करता है या इसके लिए एक विशेष संसदीय समिति का गठन करता है। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग लगाए जाते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम भूमिका की बात करें तो भारत में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की कोई प्रत्यक्ष या संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसकी उसी समय पद से
हटा हुआ मान लिया जाता है, यानी महाभियोग पास किया हुआ मान लिया जाता है। मुख्य निष्कर्ष अगर देखें इस वीडियो की, तो श्रीलंका की प्रणाली में राष्ट्रपति को हटाने के कानून और न्यायिक आधार की प्रामाणिकता जांच की शक्ति वहां के सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग पूरी तरह से एक राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया है जो संसद के भीतर ही संपन्न होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि चैनल का ग्रोथ होगा और मैं और भी इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।